हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज जो है हम ये असिस्टेंस रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर का जो हम चैप्टर इशू किए थे, नहीं, इशू ऑफ शेयर, जो चैप्टर हम शुरू किए थे इशू ऑफ शेयर, जिसमें सारे का सारा टॉपिक हम कवर कर लिए थे। और आज मात्र एक लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद हम लोग दूसरे चैप्टर पे आएंगे, यानी इशू ऑफ शेयर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम लोग जर्नल पढ़े, जर्नल के साथ साथ प्रीमियम के साथ जर्नल पढ़े, एरियर पढ़े, नहीं, एडवांस पढ़े, नहीं, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे कंसीडरेशन अदर देन कैश। समझे? तो हम रोज आप देख रहे हैं कि रोज़ हम वीडियो प्रत्येक टॉपिक का हम डाल रहे हैं, नहीं, और आप इस टॉपिक को आराम से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो अगला टॉपिक अभी है इस चैप्टर का इशू ऑफ शेयर का, जो पहला लास्ट टॉपिक है वह है इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। समझ में आ रहा है? और इसी टॉपिक से इसका जो बेसिक क्या है, इससे रिलेटेड एंट्री क्या होता है, उस सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको हेडिंग भी डाला हुआ है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी नगद के अतिरिक्त नहीं अंशों का जो होता है निर्गमन होता है। जब ये कंसीडरेशन होता है यानी प्रतिफल, इसके बदले, नहीं, तो आप अगर पढ़े होइएगा कंसीडरेशन के बारे में, प्रतिफल के बारे में, तो आपको थोड़ा ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। प्रतिफल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक, और ये मार्कर सपोज दैट कि 25 रुपीज़ का है, 25 रुपये का है मार्कर, और इस 25 रुपये का मार्कर किसी से हम बेच रहे हैं 25 रुपये में, तो अगला व्यक्ति को लेने के लिए इच्छुक है, एक्साइटेड है कि हम ये मार्कर हम किसी तरह ले लें, लेकिन उसके पास पूरा का पूरा कैश नहीं होता है। मतलब इन हैंड कैश आपको 25 रुपया वो नहीं दे सकता है। तो आपके सामने वो क्या करता है, एक प्रपोजल रखता है, एक प्रस्ताव रखता है कि देखिए ये आपका मार्कर 25 का है, बट हम इसको लेना चाहते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि इसका जो है 25 रुपये का कुछ आपको हम कैश दे देते हैं, यानी नगद दे देते हैं। बात समझ रहे? यानी 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया जो भी है, हम आपको ये क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं। और उसके बाद जो अमाउंट आपका बच जाएगा, जो अमाउंट क्या होगा, बच जाएगा, उस अमाउंट को हम कैश न देकर उसके बदले में आपको कुछ और दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम मार्कर बेच के कुछ तो खरीदते, नहीं, तो कैश आ गया, कैश के अलावा और जो पैसा बचा उसके बदले में उतने रुपए का आपको क्या किया, कोई आपको संपत्ति दे दिया। समझ में? वो क्या कहलाता है, कंसीडरेशन कहलाता है। या कभी कभी होता है, जैसे हम कंपनी की बात बोलेंगे तो कंपनी में तो मान लीजिए शेयर इशू करते, नहीं, तो शेयर इशू किए और शेयर इशू के करने के बाद हो सकता है हम शेयर आपका न दे के कुछ कैश में दे, कुछ आपको बोनस शेयर दे दे, नहीं, तो ये क्या होता है, कंसीडरेशन कहलाता है, मतलब इसके बदले में। बात समझ में आ रहा है? तो कंसीडरेशन से रिलेटेड कुछ आपको जो बेसिक एंट्री होगा, उस बेसिक एंट्री को समझना होगा। अब कहिए कि बेसिक एंट्री क्या है, नहीं, अगर मान लीजिए कोई भी सामान हम तो किसी न किसी से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे। जब हम लोग सामान किसी से खरीदते हैं, कोई सामान अगर खरीदते हैं, तो जो खरीदते हैं वो मेरे पास आता है, और जो आता है उसको हम लोग अक्सर डेबिट करते हैं। आप कहें डेबिट ही क्यों करते हैं, इसके लिए हम आपको फिर पढ़ाएंगे, बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पढ़ाएंगे। उस गोल्डन रूल्स में आपको हम बताए थे, नहीं, आगे बताएंगे कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, किसी को डेबिट क्यों करते हैं, किसी को क्रेडिट क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। समझ में? तो इससे रिलेटेड कुछ एंट्री हम आपको बताते हैं, उस एंट्री को आप समझने का प्रयास कीजिएगा।
समझ में? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। अगर मान लीजिए कि अगर पहला एंट्री की बात करें कि पहला एंट्री में क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात कि कोई ना कोई वस्तु खरीदेंगे, किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करेंगे। अगर किसी फिक्स एसेट्स का अगर नाम दिया हो, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्स एटीसी कुछ भी दिया होगा तो उसका नाम लिखेंगे। अगर नहीं दिया होगा तो एसेट्स का प्रयोग करेंगे। कोई बात, पहली बात। दूसरी बात, जिससे खरीदेंगे उसका अगर नाम दिया होगा तो उसका नाम लिखेंगे। अगर नाम नहीं दिया होगा तो आप वेंडर का यूज कर सकते हैं, सप्लायर का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर जिसका हम लोग नाम नहीं जानते हैं तो नाम तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं? जैसे अभी गर्मी का समय है और आपके मोहल्ला में आता है आइसक्रीम बेचने के लिए कोई व्यक्ति, क्या उसका नाम होता है कि नहीं होता है? हाँ, एकदम होता है। जब नाम होता है तो उसको आप बुलाते हैं नाम से, नहीं? जैसे कोई बच्चा आपका फ्रेंड है, नहीं, गोलू, मोलू, राम, श्याम, कोई भी नाम है, अगर आप उसको जानते हैं और उसका नाम आपको पता है तो नाम लेके बुलाते हैं कि सोनू एक आइसक्रीम दे दो, गोलू एक आइसक्रीम दे दो, मोटू एक दे दो, पतलू एक दे दो। नाम जानते हैं। अगर आप नहीं नाम जानते हैं तो ऐसी दशा में आप क्या करते हैं? आप उसको बोलते हैं आइसक्रीम वाले। क्या बोलते हैं? आइसक्रीम वाले बोलते हैं। नहीं, नारियल बेचने वाले को नारियल वाले बोलते हैं। नहीं, जो वस्तु जो व्यक्ति बेचता है उसी के नाम को अटैचमेंट करके हम उसको बोलते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर किसी वस्तु को खरीदेंगे, उस वस्तु का अगर नाम दिया होगा तो नाम लिखेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो एसेट्स लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार जिससे खरीदेंगे उसका नाम लिखेंगे, नाम दिया होगा तब, और नहीं दिया होगा तो वेंडर का प्रयोग करेंगे या सप्लायर भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला बात अगर कहेगा कि अगर मान लीजिए व्हेन एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर, अगर बोल दे कि व्हेन एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर, अगर सीधे बोल दे कि एसेट्स किससे परचेज किए हैं? वेंडर से परचेज किए हैं, कोई दिक्कत? समझ आ रहा? या एसेट्स के जगह पे यहां पे कोई नाम अगर दे दे कि बिल्डिंग परचेज फ्रॉम वेंडर, भी हो सकता है। तो जब मान लीजिए नाम नहीं दिया होगा तो हम लोग एंट्री पास क्या करते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। कोई दिक्कत? यहां पे क्यों लिखे? क्योंकि जब नाम नहीं दिया है कि किससे कौन सा सामान खरीदे, तो इसलिए हम लोग लिखे हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहीं पे देता कि हम बिल्डिंग जो है राम से खरीदे हैं तो यहां पे एंट्री होता बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब तो खरीद लिए, जब ये वेंडर लगा इसका मतलब आप उधार खरीदे ना। तो अब जब उधार किसी खरीदे हैं तो उस उधार की दशा में वेंडर को कुछ देंगे कि नहीं देंगे? दे सकते हैं। या तो एट पार पे भी दे सकते हैं, एट प्रीमियम भी दे सकते हैं, या पार्टली करके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत? दूसरा, अगर वेंडर को मान लीजिए सपोज डेट दूसरा में कहे कि शेयर इशू टू वेंडर, तो क्या होगा? यानी वेंडर को हम लोग शेयर इशू कर रहे, तो शेयर इशू टू वेंडर एट मान लीजिए लिख दिया यहां पे पार, किस पे दे दिए? एट पार पे दे दिए। किसको देंगे? वेंडर को। VEN वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग शेयर इशू टू वेंडर एट पार।
अगर वेंडर को एट पार पर अगर शेयर इशू करते हैं तो लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कि वेंडर को हम प्रीमियम पर शेयर इशू करेंगे, किस पे इशू करेंगे? प्रीमियम पर। अगर प्रीमियम पे करते हैं तो तीसरा एंट्री क्या हो सकता है? किसको इशू करेंगे? वेंडर को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग शेयर इशू टू वेंडर एट प्रीमियम। समझ में आया? यानी कि अगर वेंडर को एट प्रीमियम पर शेयर इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि प्रीमियम मेरा इनकम होता है और आप इससे पहले भी पढ़ के आए हैं, प्रीमियम को हमेशा इशू करते समय क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट को इशू करते समय क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कोई दिक्कत? तो यही बात है कि अगर मान लीजिए कि वेंडर को अगर शेयर इशू करते हैं, एट प्रीमियम पे करते हैं, तो एंट्री क्या पास करते हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बात समझे? अगर मान लीजिए कि नहीं, वेंडर को एट डिस्काउंट पर शेयर इशू करना है तो उसका भी एंट्री होगा। चलिए उसका एंट्री क्या एंट्री होगा देखिए। अगर डिस्काउंट पे करेंगे तो क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर इशू टू वेंडर एट डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहां तक बोलिए किन्हीं को कोई प्रकार किसी प्रकार की समस्या है? नहीं। तो ये जो है एंट्री जो है, मान लीजिए कि कंसिडरेशन का ये तीन था, एट पार का, प्रीमियम का और डिस्काउंट का। कोई दिक्कत? कभी कभी एंट्री होता है कि पार्टली पेमेंट टू वेंडर। क्या लिखते हैं? पार्टली पेमेंट टू वेंडर। अगर मान लीजिए पांचवा एंट्री देख लीजिए, पार्टली पेमेंट टू वेंडर। अगर मान लीजिए कि पार्टली पेमेंट करेंगे, आप पार्टली में मान लीजिए क्या कहेगा कि 10,000 का शेयर है, 5,000 को हम कैश दे देंगे, यानी बैंक से दे देंगे, और 5,000 का शेयर इशू कर देंगे आपको। तो क्या हो गया? पार्टली हो गया। कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आप मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं, ज़्यादा और कम की बात हो सकता है। किसमें? पार्टली में। अगर ऐसा होगा तो आप एंट्री लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग पार्टली पेमेंट टू वेंडर। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? कब? जब हम लोग पार्टली पेमेंट करेंगे तब। तो कंसिडरेशन का जो एंट्री होता है बस 5 एंट्री होता है, और 5 एंट्री से ही आपका जो भी कंसिडरेशन का सवाल होगा वो आप इसी 5 एंट्री पे बेस्ड है, इससे आगे आपका नहीं जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अब कहिएगा कि सर तो मान लीजिए कि एट पार को तो सीधी सी बात है कि जितना शेयर होगा उतना शेयर दे देंगे, प्रीमियम वाला के लिए क्या करेंगे? नहीं,
डिस्काउंट वाले के लिए क्या करेंगे? नहीं, तो इसका भी क्या एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, अब देखिए ये फॉर्मूला है। अगर एट पार की बात बताए, किसका बात? एट पार पे। तो एट पार पे फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू क्या होता है? या तो होगा परचेज प्राइस, इसी को हम बोलते हैं अमाउंट पेबल। क्या बोलते हैं? अमाउंट पेबल। या इसी को हम लोग अगर बाय में बताएं तो इसको हम बोलते हैं इशू प्राइस, यानी फेस वैल्यू। किस पे होगा? जब आपको एट पार की बात बताएगा। अगर यहीं पे किसका बात बोले? एट, मान लीजिए प्रीमियम की बात हो, जैसे मान लीजिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। प्रीमियम में क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं? सेम फॉर्मूला, परचेज प्राइस या अमाउंट पेबल बाय इशू प्राइस। उसी में क्या होगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। समझ में आ रहा है? अगर इसी फॉर्मूला की बात बोले, तीसरा की बात बोले किसका? एट डिस्काउंट का। तो एट डिस्काउंट में कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं हम लोग? फिर सेम फॉर्मूला, परचेज प्राइस या अमाउंट पेबल बाय इशू प्राइस। इसी में क्या होगा? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? तो इसके साथ साथ ये एंट्री जो दिया हुआ है ये तो पहला एंट्री सब में होगा। अगर एट पार में होगा, ये एट पार की बात हो तो नंबर ऑफ शेयर में ये लगाएंगे। जब किसका एट पार हो गया, सॉरी इसका क्वेश्चन नहीं लिया, कोई बात नहीं। प्रीमियम की बात हो तो हम ये लगाएंगे। जब डिस्काउंट की बात होगा तो हम लोग ये लगाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि आप जब भी कंसिडरेशन का सवाल पढ़ेंगे तो सबसे पहले कंसिडरेशन का सवाल को बनाने से पहले आपको ये 5 एंट्री पहले आना चाहिए, और साथ साथ आपको ये फॉर्मूला 3 मिनिमम आना चाहिए। कि क्योंकि नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा आपको। नहीं तो नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे तो हम लोग एट पार पे भी निकालते हैं, एट प्रीमियम पे भी निकालते हैं, एट डिस्काउंट भी निकालते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार देख लीजिए तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए इस बार, देख लिए। तो आप जो है इशू ऑफ शेयर का जो है आज लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग शेयर किए थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉरफीट, यानी फॉरफीचर जिसको कहते हैं, उसी को जब्तीकरण बोलते हैं, उसी को हरण बोलते हैं, उसी को छीन लेना बोलते हैं, उसी को ले लेना बोलते हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। फॉरफीट खत्म हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे रीइशू, पुनः निर्गमन। क्या पढ़ना है? पुनः निर्गमन को पढ़ना है। तो ऐसे करके अगर आप रोज क्लास करते हैं, रोज वीडियो को आप वॉच करते हैं, तो ऐसी दशा में आपको कुछ छूटेगा नहीं, और साथ ही साथ आप अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए। बात समझ में आया? क्योंकि एग्जामिनेशन जो होगा थोड़ा हाई लेवल का होगा, मॉडरेट होगा थोड़ा, समझे? तो इसको ध्यान में रखते हुए आप सेल्फ स्टडी करिए। दूसरे के बहकावे में आप मत आइए कि आप मेरा कोर्स परचेज कीजिए, हम ये करिए वो करिए, नहीं, और आपका सिलेबस एंड कर देंगे। इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता है। वही आप कोर्स अगर किन्हीं का परचेज करते हैं तो परचेज कर लिए, अब वहाँ तो फंस गए। फंसने के बाद आपको बोलेगा कि लाइव क्लास 2 और रिकॉर्डेड क्लास 5। नहीं,
लाइव क्लास कितना, भर दिन में 2 और रिकॉर्ड दे देगा 5 ठू। इसके साथ पढ़ते रहिए आप। नहीं तो इसके साथ साथ क्या होगा, आपको टोटल 5-6 घंटा उसी में घुसना होगा, समझे। और पूरे चीज आपको नहीं बताया जाएगा। हम आपको शुरू से ही बात बोल रहे हैं नहीं कि आप किसी कोर्स के चक्कर में मत घूमिए, अपना सेल्फ स्टडी कीजिए और साथ साथ हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा के लेके जा रहे हैं, उसको पढ़िए, सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के क्लास हम लोग यही पे एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फॉरफिट को लेके आएंगे, जब्तीकरण को लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।